हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों मैं चेतन पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस में। और ये जो हमारी सीरीज चल रही थी जीआरएफ सोशल साइंस की, काफी दिन 8 से 10 दिन हो गए कोई वीडियो लेक्चर नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था और एक और इशू था जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम 30 डेज की क्लास देने वाले हैं, तो 6 दिन की तो क्लासेस हमारी हो चुकी है। बाकी की जो क्लासेस है मैं विद इन वीक सारी कंप्लीट करवाऊंगा। मतलब एक दिन में आपको 3-3 लेक्चर दूंगा बट आपको कंप्लीट करवाऊंगा। क्रैश कोर्स मतलब जितना भी आपका सिलेबस है जीआरएफ का, उसको शॉर्ट फॉर्म में 30 डेज में कंप्लीट करवाने का जो मैंने आपसे वादा किया था वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। 7 डेज के अंदर एग्जाम के पहले आपको सारी चीज मैं कंप्लीट करवाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सप्लाई। क्या था नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा, वो था सप्लाई। और सप्लाई की जो है कंप्लीट स्टडी हम करने वाले हैं आज। ठीक है, कंप्लीट स्टडी सप्लाई का जितना भी है, मतलब सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा अगर सप्लाई को पढ़ने से पहले डिमांड को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने डिमांड वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिमांड वाले लेक्चर्स देखना, क्योंकि ये जस्ट सिमिलर बोल सकते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, वहां पे हम एज ए बायर बात करते हैं और यहां पे हम एज ए सेलर या एज ए प्रोड्यूसर बात करते हैं। क्लियर है? वहां पे और यहां पे डिफरेंस क्या आएगा, वो ऑलवेज प्राइस के साथ नेगेटिव होता है और ये ऑलवेज प्राइस के साथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं। तो डिस्कस करते हैं सप्लाई होता क्या है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लो आपके पास क्या है, आपकी एक शॉप है। ठीक है, क्या है, आपकी एक शॉप है। आप शॉप किसकी है, मान लो शू की शॉप है आपकी। किसकी है, शू की शॉप है। ठीक है, शू की शॉप है आपकी शॉप पे, शू की शॉप पे, तो आपकी शॉप पे कितने हैं, 1000 पेयर ऑफ, किसके हैं, शू के 1000 पेयर्स आपके पास वहां पे है। क्लियर है, कितने, 1000 पेयर्स। अब आप क्या चाह रहे हो, मतलब आपके पास यहां पे क्या हो गई, आपके पास यहां पे क्या हो गई, क्वांटिटी। ठीक है, ये 1 पेयर आपके पास क्या हो गई, यहां पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ये क्या हो गया आपके पास, क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो गई। क्लियर, क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो गई। सेकेंड चीज, अब यहां पे आप चाह रहे हो, आपके पास विलिंगनेस है कि मैं ये 1000 पेयर या 1000 पेयर में से जो है 800 पेयर जो है सेल करना चाह रहा हूं। और ठीक है, अब यहां पे से इसमें से आप क्या चाह रहे हो, 800 जो है पेयर आप सेल करना चाह रहे हो। क्या चाह रहे हो, 800 पेयर आप यहां पे सेल करना चाह रहे हो। तो ये जो है, ये भी क्या है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, ये भी आपके पास क्या हो गई, क्वांटिटी। दूसरी चीज, ये आप 800 पेयर, 1000 पेयर जो है आपके पास, आपकी दुकान में शूज है, जूते के पेयर्स हैं, मतलब ये आपका क्या होगा, स्टॉक। आप क्या चाह रहे हो कि जब मुझे एक फेवरेबल प्राइस मिले, एक अच्छी प्राइस मिले, उस समय उस टाइम में क्या करूं, सेल करूं। ठीक है, तो मान लो आपको 1000 पेयर ये आपका स्टॉक हो गया। अब स्टॉक सप्लाई में डिफरेंस क्या है, स्टॉक क्या होता है कि वो क्वांटिटी जिसको हम स्टोर करके रखते हैं उस समय के लिए, जब हमें अच्छी प्राइस या फेवरेबल प्राइस मिले तब के लिए। तो यहां पे 1000 पेयर क्या है, ये स्टॉक हो गया। उसमें से आपको 800 पेयर आप सेल करना चाह रहे हो, मतलब क्या है, सेल करना चाह रहे हो। तो यहां पे आपके पास क्या हो गई, आप विलिंगनेस है, मतलब विलिंगनेस है, आप इच्छा रख रहे हो सेल करने की, और आप सेल कर भी सकते हो, आप में एबिलिटी भी है। क्यों, क्योंकि आपके पास 1000 पेयर था, उसमें से 800 बेच सकते हो, आपके पास एबिलिटी है, तो आप विलिंगनेस भी है और आप क्या है, एबल भी है। सेकेंड कंडीशन आपकी हो गई। ठीक है, ठीक। अब आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, तभी 1000 में से 800 पेयर आप बेच रहे हो, तो आपके पास क्या है, प्राइस भी है यहाँ पे, है ना। मान लो प्राइस कुछ भी हो सकती है, XYZ, आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, मान लो 500 रुपए पेयर आपको शूज के मिल रहे हैं, पहले 400 मिल रहे थे, अभी 500 मिल रहे हैं, इसलिए आपने 1000 में से 800 पेयर निकाल दिए। किस समय भैया, मान लो 7 डेज टाइम भी है। किस समय, उस टाइम, मान लो 7 डेज का टाइम अभी आया है, ऐसा टाइम आया है, मान लो दिवाली का टाइम आया है, उस समय सेल हम ज्यादा करते हैं। क्योंकि डिमांड भी ज्यादा रहती है, देन प्राइस हम भी ज्यादा रहती है। तो मान लो उस समय हमने क्या, ये 7 डेज का टाइम था, उसमें आपको प्राइस अच्छा मिला, आप क्या कर रहे हो, 800 पेयर आपके पास क्वांटिटी भी है, आपके विलिंगनेस, आप इच्छा भी रख रहे हो, और एबिलिटी मतलब आपके पास उतनी क्वांटिटी है जितनी आप बेचना चाह रहे हो। इन सब फैक्टर्स को हम क्या कह देते हैं, इन सब फैक्टर्स को हम अगर मिलाए तो ये हमारी क्या हो जाती है, सप्लाई। ये हमारी सप्लाई हो जाती है। ये 1000 पेयर ये क्या हमारा स्टॉक है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये हमारा
स्टॉक है, मतलब वो क्वांटिटी हम स्टोर करके रखते हैं, जब हमें फेवरेबल प्राइस मिलता है, अच्छा प्राइस मिलता है, तब हम उसको सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्लियर है। अब मान लो हमें अच्छा प्राइस मिला तो हमने क्या किया, 800 क्वांटिटी क्या की, 800 क्वांटिटी बेचने की इच्छा रखी, और हम एबल भी है क्योंकि 1000 में से 800 बेच सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी, और हमें टाइम भी मिल गया कि भाई हाँ इस समय जो है, इस समय हमें अच्छा प्राइस मिल रहा है, अब हम यहाँ पे 800 क्वांटिटी सेल करें। तो ये क्या होता है, सप्लाई, और ये जो है स्टॉक। यहां से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि सप्लाई क्या होती है। अब मान लो यहाँ पे कंडीशंस बनती है कि मान लो मैं यहाँ पे 1200 पेयर शूज बेचने की इच्छा रखता, मेरी विलिंगनेस क्या है, मेरी विलिंगनेस है कि मैं 1200 पेयर ऑफ शूज सेल करूं, लेकिन क्या मैं एबल हूं, मैं एबल नहीं हूं। क्यों एबल नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास स्टॉक में 1000 पेयर ही शूज है, तो मेरे पास क्वांटिटी है, मेरे को प्राइस भी मिल रहा है, मेरे पास टाइम भी है, लेकिन मैं एबल नहीं हूं, मेरे पास एबिलिटी नहीं है, तो मैं इसको सप्लाई नहीं बोलूंगा। क्लियर है। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एबल ही नहीं हूं ना, मेरे पास एबिलिटी नहीं है, मेरे पास स्टॉक तो 1000 का है, मैं 1200 कैसे बेच सकता हूं, है ना। तो मैं एबल नहीं हूं, एबिलिटी नहीं है, मेरे पास उतनी क्वांटिटी नहीं है, तो मैं इसको सप्लाई नहीं कह सकता। क्लियर है। तो सप्लाई होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सप्लाई के लिए सबसे पहली चीज क्या है, देखो सप्लाई को समझने के लिए अपने आप को क्या माने, अपने आप को आप मानो प्रोड्यूसर, क्या मानो, प्रोड्यूसर मानो, या आप अपने आप को फार्मर बोल सकते हो, क्योंकि फार्मर भी क्या होता है, प्रोड्यूसर ही होता है। आप किसी कंपनी के मालिक हो या प्रोड्यूसर हो, या कोई कंपनी आप चला रहे हो उसके आप मालिक हो, वही आपको समझना, लेके चलना पड़ेगा। जैसे डिमांड में हम अपने आप को कंज्यूमर लेके चलते थे, यहां पे आपको प्रोड्यूसर लेके चलना है। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, है ना, वही बात हो गई, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ गुड्स होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस एंड एबल टू सेल। भाई आप उस क्वांटिटी को सेल करने के लिए एबल भी होनी चाहिए, और आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं बेचना चाह रहा हूं। थर्ड, आपके पास आपको अच्छी प्राइस भी मिलना चाहिए उस कमोडिटी की, और देन आपके पास टाइम भी होना चाहिए। इन चारों फैक्टर को अगर हम कंबाइन करें तो इसको हम बोल सकते हैं सप्लाई। मतलब सप्लाई क्या होगा, एक प्रोड्यूसर है जो क्या कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स को बेचना चाह रहा है और बेच सकता है एक फेवरेबल प्राइस पर और गिवन टाइम पर, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। अब यहां पे सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस क्या है, अगर इस सेल की जगह में क्या कर दूं, बाय, तो ये क्या बन जाएगा, अगर सेल की जगह में बाय कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिमांड। ये ध्यान रखना, यही बन जाता है डिमांड। क्लियर। सेम डेफिनेशन डिमांड की भी है। ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूंगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं हम, क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ गुड। मतलब किसी गुड की प्राइस, जिसको हमने प्राइस एक्स से क्या किया, यहां पे डिनोट किया। क्लियर है। अब प्राइस ऑफ ए गुड कैसे, जैसे मैंने बताया अभी, मान लो ठीक है, ये एक गुड्स है, मान लो कोई भी एक गुड्स हो सकता है, ये एक्स। ठीक है। प्राइस ऑफ ए गुड, मान लो कोई कमोडिटी है, ये मैंने मान लिया यहां पे मोबाइल फोन, ये एक मोबाइल फोन है, एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है, उसकी अभी जो प्राइस है ना, ठीक है, मान लो इसकी प्राइस क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं, 100 रुपए है। तो आपने सप्लाई कितनी की, सप्लाई ऑफ एक्स 100 सप्लाईज की, तो आपको कितना बेनिफिट मिला या कितने आपको अमाउंट मिले, 10,000 रुपीज। क्लियर है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर, टाइम 1 पर। मैं टाइम 2 पे बात करता हूं, मान लो इसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 200 रुपए। ठीक है। अगर आप सप्लाई 100 ही रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 20,000। बेनिफिट तो आपको मिल रहा है, लेकिन सप्लाई 100 ही है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ने के साथ अगर आप सप्लाई बढ़ा देते हो, ठीक है, मान लो यहां पे सप्लाई वो एक्स भी आपने क्या कर दी 200, तो अब आपको यहां पे क्या मिलेगा, सीधे सीधे 40,000। कितना मिल जाएगा, 40,000।
तो प्राइस बढ़ने पर हम सप्लाई भी बढ़ा देते हैं, ये सब प्रोड्यूसर सोचता है। हम एज ए प्रोड्यूसर समझ रहे हैं अपने आप को कि जब प्राइस, मान लो इस मोबाइल की प्राइस 100 रुपए थी, तो हमने 100 सप्लाई किए मोबाइल फोन, तो हमने 10,000 मिले। अब प्राइस बढ़ गई, सीजन आ गया, मान लो फेस्टिवल आ गया, इसकी डिमांड ज्यादा थी, तो हमने क्या किया, इसकी प्राइस बढ़ा दी। प्राइस इसकी क्या हो गई मार्केट में 200 रुपीज हो गई। तो अब हम प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर मैं क्या चाहूंगा कि भैया प्राइस 100 रुपए थी और 200 हो गई, अब मुझे ज्यादा माल बेचना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो वो क्या करेगा, सप्लाई भी बढ़ा देगा उस कमोडिटी की। तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर है, ज्यादा 4 गुना प्रॉफिट हो रहा है यहां पे। तो सीधी सी बात है कि एक गुड की प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां पे प्राइस कितनी थी, 100 थी, तो सप्लाई 200, प्राइस 200 हो गई तो सप्लाई भी 200 कर दी गई, या जो भी मान लिया जाता है तो उसको क्या, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यहां पे क्या, प्राइस और सप्लाई के अंदर कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। मैं यहां लिख सकता हूं डायरेक्ट रिलेशन। क्या आ रहा है यहां पे, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, सप्लाई के साथ, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड का सप्लाई के साथ यहां पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन यहां मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव। क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है प्राइस ऑफ गुड के साथ। मतलब किसी एक गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। सेकेंड अगर फैक्टर की बात करूं तो प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जिसको हम प्राइस ऑफ आर लिखते हैं, मतलब रिलेटिव गुड्स लिखते हैं। क्लियर है, समझना, यहीं पे समझा देता हूं, डिलीट कर देंगे वापस, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे क्या ले लिया, एक ले लिया मैंने व्हीट और एक मैंने राइस। ये मान लो हमारे पास एरिया है 10 हेक्टेयर। क्या है हमारा, ये 10 हेक्टेयर एरिया। इसमें मान लो हमने 5 हेक्टेयर एरिया में क्या लगाया था, व्हीट, और 5 हेक्टेयर एरिया में हमने लगाया था राइस, ठीक है। 5 हेक्टेयर एरिया में हमने व्हीट लगाया, 5 हेक्टेयर एरिया में हमने क्या लगाया, राइस लगाया। क्लियर है। अब मान लो क्या हुआ, यहां पे हमने मान लिया यहां पे कि यहां पे व्हीट की जो प्राइस थी वो थी 2000 रुपीज पर क्विंटल, और राइस की जो प्राइस थी वो थी, इसके भी मान लो 2000 पर क्विंटल मान लो, ठीक है। जब एरिया बराबर है तो प्राइस भी हमने बराबर मान ली, माना है चीज जस्ट समझने के लिए। अब यहां पे क्या हुआ, राइस की जो प्राइस है वो बढ़ के क्या हो गई, ठीक है। यहां पे ये जो राइस की जो प्राइस है, राइस प्राइस ऑफ आर, मतलब राइस की जो प्राइस है वो इंक्रीज होके कितनी हो गई, मान लो 2500 रुपए पर क्विंटल हो गई, और व्हीट की प्राइस 2000 ही है। तो एज ए फार्मर, है ना, मान लो मैं एक फार्मर हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि भैया राइस की जो प्राइस 2000 थी, उसकी प्राइस बढ़ के 2500 रुपए हो गई, और व्हीट की प्राइस 2000 ही है, और व्हीट हमारा क्या है, ये हमारा गुड है, और ये राइस जो हमारा वो क्या है, इसको हमने अदर गुड माना है या रिलेटिव गुड माना है, ठीक है, ध्यान रखना यहां पे। तो ये हमारा मेन गुड था व्हीट, राइस हमारा अदर गुड्स था, लेकिन यहां पे अदर गुड्स की प्राइस क्या हो गई, 2500 हो गई, हमारे गुड की प्राइस 2000 ही है। तो मैं एज ए फार्मर अब यहां पे क्या सोचूंगा कि भैया राइस की प्राइस बढ़ गई, तो मुझे इसका क्या बढ़ा देना चाहिए, एरिया बढ़ा देना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा यहां पे, अब यहां पे मैं लूंगा, मान लो 7 हेक्टेयर में मैं राइस ले लूंगा, और 3 हेक्टेयर में मैं क्या लूंगा, व्हीट लूंगा। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन समझ में आया है कि जो राइस का एरिया बढ़ेगा, मतलब राइस की सप्लाई बढ़ेगी। राइस की सप्लाई क्यों बढ़ी, क्योंकि यहां पे प्राइस ऑफ राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो एज ए फार्मर मैं क्या चाह रहा हूं कि भैया राइस की प्राइस बढ़ गई, इसलिए मुझे उसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तभी मुझे प्रॉफिट बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ाने के लिए मुझे एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और जब एरिया बढ़ाऊंगा तो व्हीट का यहां पे क्या होगा, एरिया कम होगा, मतलब व्हीट की हमें सप्लाई कम करनी पड़ेगी। प्राइस तो 2000 ही है इसकी, लेकिन अगर हमें राइस की सप्लाई बढ़ानी है तो उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और एरिया बढ़ाने के लिए व्हीट का एरिया कम करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड तो उतनी है ना, जमीन थोड़ी ना कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पे व्हीट की सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहां पे रिलेशन देखो, प्राइस ऑफ अदर गुड, तो राइस की प्राइस बढ़ने से व्हीट का सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान रखना, यहां पे कंक्लूजन क्या निकला कि राइस की प्राइस बढ़ने से व्हीट की जो है वो सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर रिलेशन कैसा निकला, इनडायरेक्ट रिलेशन निकला कि एक गुड की प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की सप्लाई कम हो जाती है। समझ में आ रहा है, एक गुड की प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की प्राइस सप्लाई जो है कम हो जाती है, मतलब रिलेटेड गुड्स की। हमारा यहाँ पे गुड्स क्या था, व्हीट, और अदर गुड क्या था, रिलेटेड गुड था राइस। तो राइस की प्राइस बढ़ गई तो व्हीट का सप्लाई कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे कैसा रिलेशन निकला, यहां पे निकला इनडायरेक्ट, यहां पे इनडायरेक्ट रिलेशन है अदर गुड के साथ। क्लियर है। थर्ड हम बात करते हैं या कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट्स की बात हो रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, अच्छे से मैंने पढ़ाया, पूरा एक लेक्चर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर मेजर कैटेगरी में डिवाइड करें तो 4 होते हैं। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, मतलब या ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये 4 होते हैं। तो देखो यहां पे मेन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 जो है मेजर कैटेगरी होती है फैक्टर प्रोडक्शन। इनके अंदर बहुत सारे आते हैं फैक्टर, जैसे सीड हो गया, है ना, फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन हो गया, सब इनपुट्स हैं। तो जब इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, मान लो इसका हमें क्या देना पड़ता है, पैसा तो देना पड़ेगा ना भाई। अगर हमें खेती में काम करवाना है तो जमीन का पैसा, लेबर का, मजदूर की पैसा देना पड़ेगा, मशीनरी जो यूज हो रही है उसका पैसा देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट जो हो रहा है उसका पैसा देना पड़ेगा। तो अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है, मान लो फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो क्या होती है, हमारी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, मान लो कोई गुड एक्स है, अगर उस गुड एक्स की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उस गुड्स की सप्लाई कम हो जाती है। जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, तो मैं क्या सोच रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये मोबाइल की प्राइस क्या थी, 100 रुपीज थी, सप्लाई कितनी हो रही थी, 100, 10,000 मिल रहा था। ठीक है, अब मान लो मैंने यहां पे ये मान लिया कि इस मोबाइल की जो कॉस्ट है, इसको बनाने की कॉस्ट है वो 100 रुपीज थी। ठीक है, मान लो कॉस्ट 70 रुपीज थी। ठीक है, इसको बनाने की कॉस्ट 70 रुपीज थी, अपने 100 में इसको बेचा। ठीक है, प्राइस हमें क्या मिली, 100 मिली। अब मान लो यहां पे क्या हो रहा है, सप्लाई हमने कितनी की थी, 100, कॉस्ट इसकी 70, 100। मान लो इसकी प्राइस क्या हो गई, इसकी कॉस्ट क्या हो गई, फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट क्या हो गई, मान लो 90 रुपीज हो गई। ठीक है, कॉस्ट क्या हो गई, 90 रुपीज हो गई। इसको बनाने की कॉस्ट 90 रुपीज हो गई। पहले क्या थी, एक मोबाइल बनाने की कॉस्ट 70 रुपए थी, हम 100 में बेच रहे थे, 30 रुपए में मुनाफा मिल रहा था। मान लो इसकी कॉस्ट बढ़ के 90 रुपए हो गए। तो अब बंदा क्या सोचेगा यार कि मैं यहां पे 100 सप्लाई ना करके अब 50 ही सप्लाई करता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे मुनाफा कम मिल रहा है। जब कॉस्ट कम होगी तब मैं ज्यादा बेचूंगा। तो सीधी सी बात है कि जब हमारे जो फैक्टर अफेक्टिंग या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या जो इनपुट्स होते हैं जो हम लगाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, सीड, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट, जो भी, उसकी अगर कॉस्ट बढ़ गई, उसकी कॉस्ट अगर ज्यादा आएगी तो सप्लाई कम होगी। तो यहां पे कौन सा रिलेशन निकल के आ रहा है, तो यहां पे जो रिलेशन निकल के आ रहा है माय डियर, वो रिलेशन आ रहा है इनडायरेक्ट। क्या है, इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब एडवांस टेक्नोलॉजी को हम उसको रिलेशन में डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस है तो हम ये मानना जाता है कि उसकी जो है कॉस्ट कम आती है तो सप्लाई ज्यादा होगी। अगर हम ट्रेडिशनल या ओकेशनल जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो सीधी सी बात है उसकी क्या होगी, कॉस्ट ज्यादा हमें पड़ेगी तो सप्लाई कम होगी। तो इसको हम एज ए रिलेशन नहीं जोड़ सकते। लेकिन यहां पे अगर एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो क्या बनती है, सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट कम आती है एडवांस टेक्नोलॉजी की, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा कहा भी गया है कि जितने हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हमें कॉस्ट कम आती है। ठीक है, मेहनत कम लगती है। तो यहां पे हम रिलेशन शो नहीं करेंगे, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है जो कॉस्ट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी जिसको बोल सकते हैं टैक्सेस। तो देखो, जब गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्स लगाती है, टैक्स बढ़ा देती है, तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, अरे यार टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो हम उतना सप्लाई नहीं करें, कम सप्लाई करें। क्यों, क्योंकि भाई कॉस्ट बढ़ गई है। मान लो ये पेन है, ये पेन क्या है, 10 रुपए का है। ठीक है, 10 रुपए की मतलब इसकी कॉस्ट कितनी है, इसको बनाने में मुझे 10 रुपए लगे, लेकिन गवर्नमेंट इस पे टैक्स कितना लगा रही है, मान लो 20%, 40% टैक्स लगा रही है, तो मुझे कॉस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 14 रुपीज, 14 रुपीज। मान लो 40% टैक्स लगाना पड़ रहा है, लगाया गया तो हमें 14 रुपीज देना पड़ रहा है, और मार्केट में हम 15 रुपए में इसको बेच रहे हैं, तो मुझे मुनाफा फायदा नहीं हो रहा ना, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा रही है।
तो टैक्स बढ़ने पर जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर देता है, सप्लाई कम कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट कम होता है। और जैसे टैक्स कम करती, गवर्नमेंट टैक्स कम करती है, सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो यहां पे भी रिलेशन क्या होता है टैक्स के साथ, अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ एक्स, किसी गुड की सप्लाई कम हो जाती है, या फिर टैक्स डिक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ एक्स, किसी गुड की बढ़ जाती है। तो यहां पे भी रिलेशन कैसा आएगा, यहां पे भी रिलेशन जो आता है वो इनडायरेक्ट रिलेशन आता है, याद रखना, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी भी एक फैक्टर है। और सब्सिडी देखो, सब्सिडी का फायदा क्या है, जब गवर्नमेंट किसी चीज पे सब्सिडी लगाती है, ठीक है, सब्सिडी लगाती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। कैसे? मान लो मैं पेन बनाने वाला हूं, ठीक है, मैं कंपनी हूं, पेन बनाने का कंपनी का मालिक हूं, मैंने इसको पेन को बनाया 10 रुपए में, लेकिन गवर्नमेंट मुझे इस पे 4 रुपए की सब्सिडी दे रही है। मतलब मुझे तो इसकी कॉस्ट कितनी आई, 6 रुपए ही में। मुझे तो पेन कितना में पड़ा, मतलब कितने में बनाया पेन, सिर्फ 6 रुपए में बना मेरे लिए। तो अब मैं उसको 15 में बेच रहा हूं तो मुझे 4 रुपए का एडिशनल फायदा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी बढ़ने पर क्या होगा, अगर सब्सिडी इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई ऑफ एक्स भी इंक्रीज हो जाती है, याद रखना। और सब्सिडी डिक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई ऑफ किसी गुड्स की सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे जो हमारा गुड्स है या कमोडिटी है, सप्लाई है, उसका जो है सब्सिडी के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, या मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव रिलेशन होता है। सब्सिडी के साथ सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। सीधी सी बात है, मान लो आपने कॉलेज की फीस, आपको कॉलेज की फीस 10,000 रुपए भरना है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या दे रही है, उस पर आपको सब्सिडी दे रही है कि नहीं 4,000 रुपए गवर्नमेंट भरेगी। तो आपके तो 4,000 रुपए बढ़ गए ना। आप क्या करोगे, अपने भाई का भी एडमिशन करवा दोगे, चलो यार 4,000 रुपए कम लग रहे हैं, मतलब 10,000 रुपए में 2 एडमिशन हो रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ जाती है। इन द सेंस समझने के लिए बोल सकते हैं। ये फैक्टर्स हो गए, क्लियर है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। आई थिंक यहां पे क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, इसको एक फंक्शन, सप्लाई फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, है ना। अगर मैं इसको सप्लाई फंक्शंस के फॉर्म में ले जाऊं, ठीक है, सप्लाई फंक्शन के फॉर्म में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड, फैक्टर, या मैं लिख सकता हूं यहां पे अदर फैक्टर। वो मतलब अदर फैक्टर मतलब वही टैक्सेस, सब्सिडी एंड ऑल, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ऑल सारा चीज आ सकती है। तो इसको इस तरीके से हम इसका किसकी इक्वेशन बना सकते हैं, सप्लाई की, सप्लाई फंक्शन बोल सकते हैं। अब यहां पे देखो होता क्या है, अब मैं यहां पे आपके साथ बात करूंगा किसकी, लॉ ऑफ सप्लाई की। किसकी बात करेंगे अब यहां पे, लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि प्राइस के अलावा बाकी अगर फैक्टर को हम क्या रख दें, कांस्टेंट, ठीक है, कि प्राइस के अलावा, ये प्राइस ऑफ किसी गुड की प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट रखें तो वहां पे प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई के अंदर क्या रिलेशन आता है, पॉजिटिव रिलेशन आता है, पॉजिटिव रिलेशन आता है। मतलब अगर हम प्राइस किसी वस्तु की बढ़ा देते हैं तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्टर है उन सबको हम कांस्टेंट रख दें, ठीक है, कांस्टेंट रख दें तो सप्लाई का प्राइस के साथ रिलेशन क्या आता है, प्राइस बढ़ाने पर सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सप्लाई शेड्यूल की बात कर लूं यहां पे, तो यहां पे मैंने मान लिया प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई ऑफ एक्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो प्राइस ऑफ एक एक्स, यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, आप मैंगो ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहो, व्हीट प्राइस कुछ भी ले लीजिए। आपने एक्स को मैंगो मान लिया, मान लो यहाँ पे मैंगो की प्राइस क्या थी, 10 रुपीज थी, तो आपने कितने यूनिट खरीदा, या जो भी है यूनिट में काउंट कर लीजिएगा, आपने यहाँ पे मान लो 15 यूनिट सप्लाई की, 15 मैंगो आपने बेचे सप्लाई की, ठीक है। प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 12 रुपए, तो आपने यहाँ पे कितना बढ़ा दिया, यहाँ पे आपने 17 कर दी। प्राइस मान लो 15 हो गए तो आपने क्या कर दिया, 20, सप्लाई बढ़ाते गए। प्राइस मान लो 18 रुपए हो गए तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 25। प्राइस मान लो 20 रुपए हो गए तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 30।
तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, ऐसा ये शेड्यूल बोल रहा है कि प्राइस हमने बढ़ाई तो सप्लाई भी बढ़ गई। तो यहां पे हमारा सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई कर्व की बात कर लेते हैं। तो सप्लाई कर्व क्या होगा, देखो समझना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स लिख लो या क्वांटिटी ऑफ एक्स यहां पे आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स या सप्लाई ऑफ एक्स वही क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो मान लो यहाँ पे प्राइस कितना था, 10 से लेके 20 तक गया, तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया एंड 20 ले लिया। सप्लाई कितना रहा, 30 तक गया, तो मैंने यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 ले लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जब प्राइस 10 रुपीज था तो सप्लाई कितना था 15। ये मान लो ये प्राइस 10 रुपीज था, सप्लाई कितना था 15। ये तो प्राइस 10 रुपीज था, सप्लाई कितना था 15। जब प्राइस 12 रुपीज था, सप्लाई 17, प्राइस यहाँ पे 12 रुपीज है तो सप्लाई कितना हो गया 17, क्लियर है। समझना कैसे, जब प्राइस 15 रुपीज था तो सप्लाई 20, ये प्राइस 15 है तो सप्लाई क्या हो गया 20। जब प्राइस 18 था, सप्लाई कितना हो गया 25, ये प्राइस यहाँ पे 18 है, सप्लाई कितना हो गया 25। और जब प्राइस 20 था तो सप्लाई बढ़ के कितना हो गया 30। तो यहां पे देखो, अगर आप इस पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपका जो कर्व है किस तरीके से बनेगा, ये सारे पॉइंट जो है कॉर्नर वाले, इस कॉर्नर वाले पॉइंट्स को हमें मिला देना है। तो ये जो हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये होता है सप्लाई कर्व, क्लियर है। ये क्या सप्लाई कर्व क्या शो कर रहा है, सप्लाई कर्व शो कर रहा है कि अगर हम किसी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसकी सप्लाईज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही बोलता है लॉ ऑफ सप्लाई। क्यों, लॉ ऑफ सप्लाई कब काम करता है, जब बाकी फैक्टर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, सिर्फ प्राइस को सप्लाई के साथ कंपेयर करते हैं, और उसका शेड्यूल हमने एग्जांपल समझा और लॉ ऑफ कर्व कैसा बनता है, क्लियर है। यहां तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम बात करते हैं, फिर से एक बार सप्लाई फंक्शन की बात करते हैं। सप्लाई फंक्शन क्या था, एज इक्वल टू फंक्शन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, फैक्टर्स एंड अदर गुड्स, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, अगर मान लो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, जो क्वांटिटी हमने सप्लाई की उसमें चेंजेस आता है तो क्या होगा, ठीक, या फिर चेंज इन सप्लाई, और अगर सप्लाई में चेंज हो गया तो चेंज इन सप्लाई, तो कर्व क्या होगा। या हम बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व या मूवमेंट ऑफ कर्व की हम बात करते हैं ना, कि कर्व शिफ्ट कर जाता है सप्लाई का या डिमांड का, या कर्व इंक्रीज होता है, एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ध्यान रखना, जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जब क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आता है तो यहां पे दो कंडीशंस बनती है। क्या होता है कर्व में, या तो क्या होता है एक्सपांशन होता है, क्या होता है यहां पे एक्सपांशन होता है, या दूसरा क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। याद रखना, जब क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस होता है तो या तो एक्सपांशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। चेंज इन सप्लाई, जब सप्लाई में चेंज होता है तो यहां क्या होता है कर्व इंक्रीज होता है, मतलब यहां पे क्या कर्व क्या होता है शिफ्ट होता है, या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, क्लियर। दो कंडीशंस यहां पे बनती है, ठीक है। तो कब एक्सपांशन होगा, कब क्या होगा, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो याद रखना, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ देखते हैं, सिर्फ बाकी को हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। जब हम सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ देखते हैं तो क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है, ठीक। सिर्फ प्राइस बाकी सारे कांस्टेंट, तब क्या होता है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां पे देखो, ठीक है। मान लिया मैंने यहां पे ये क्या थी प्राइस ऑफ x1 थी और यहां पे क्या था क्वांटिटी ऑफ x1, क्लियर है। प्राइस मान लो यहां पे हमने मान ली 5 रुपए थी किसी वस्तु की और क्वांटिटी कितनी थी 10 थी, ठीक है। तो यहां पे कर्व हमारा कैसा बनेगा, यहां पे अगर हमारा पॉइंट अगर मैं निकालूं तो कैसा बन रहा है ऐसा। अब यहां पे क्या हुआ, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ के क्या हो गई प्राइस ऑफ x2 हो गई, मतलब मान लो प्राइस 10 हो गई और क्वांटिटी भी क्या हो गई
x2 मतलब क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 हो गई। रिलेशन हमको पता है कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहां पे ये कर्व क्या हो गया, इस तरीके से। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन हो रहा मतलब देखो, पहले यहां पे ये क्या था, ए पॉइंट पे था कर्व, ये पॉइंट ए था, अब ए पॉइंट से खसक के कहां आ गया, बी पॉइंट पे। मतलब ये पहले ऐसा था और खींच के लंबा हो गया, मतलब एक्सपांशन हो गया। जैसे हम रबड़ को खींचते हैं ना तो रबड़ फैलता है, उसको बोलते हैं एक्सपांशन। तो यहां पे कर्व ए पॉइंट पे था और जब प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ गई तो क्या हो गया, बी पॉइंट पे चला गया। तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ कर्व, या मूवमेंट बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ कर्व फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, मूवमेंट बोल सकते हैं। सेम चीज अगर मैं यहां पे बात करूं, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, मान लो यहां पे हमारी प्राइस ऑफ x1 क्या थी, 10 रुपीज, और क्वांटिटी ऑफ x1 कितनी थी, 20 रुपीज। क्लियर है? तो हमारा कर्व क्या बन के आ रहा था, ये। क्लियर है? अब मान लो प्राइस कम होके क्या हो गई, प्राइस ऑफ x2 हो गई 5 रुपीज, यहां क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ x2 हो गई 10 रुपीज। तो कर्व क्या हो गया, ये। अब यहां पे देखो जो है कर्व बना हमारा, पहले ए पॉइंट यहां था, ए पॉइंट से हम कहां आ गए, बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे थे हम जब प्राइस 10 रुपीज थी, क्वांटिटी 20 थी, प्राइस कम होके क्या हो गई, x2 क्या हो गई 5 रुपीज, तो क्वांटिटी x2 क्या हो गई 10। पहले हम ए पॉइंट पे थे, जैसे प्राइस कम हुई हम कहां आ गए, नीचे खसक गए, मतलब कॉम्पैक्ट हो गए और कम हो गए, ऐसा था। ठीक है, प्राइस कम हो गई तो ऐसा हो गया, बिल्कुल सिकुड़ गया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रबड़ को फैलाने की बजाय हम रबड़ को दबा रहे हैं और दबा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या हो गया कि हम कर्व का मूवमेंट हो रहा है ए पॉइंट टू बी पॉइंट, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो नीचे की ऊपर तरफ जाती है। इसको बोलते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं। अब इंक्रीज और डिक्रीज किस पे, जब इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अदर देन प्राइस। ठीक है, अदर देन प्राइस। क्लियर है? तो होगा क्या अदर देन प्राइस, मान लो यहां पे प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स वो इंक्रीज हो रही है, फैक्टर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, अदर फैक्टर की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये सारी कॉस्ट जब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लो पहले कर्व इस तरीके से था। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, फैक्टर्स और ये अदर गुड्स की जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, जब ये प्राइस इंक्रीज होगी तो कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। कर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीज होना या कर्व का शिफ्ट होना। मतलब क्या हो गया कि जब हम प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर के साथ कंपेयर करते हैं सप्लाई का, कि देखो क्या होगा, जब प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड बढ़ जाएगी या फैक्टर बढ़ जाएगा या अदर फैक्टर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे सप्लाई कम होगी। क्या होगी, सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा, कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा। सेम चीज अगर हम यहां करें कि प्राइस ऑफ आर क्या होगा, डिक्रीज, फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज, या अदर फैक्टर्स में टैक्सेस वगैरह डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां पे कर्व जो ऐसा था हमारा, हमने पढ़ा है कर्व स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, तो शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, नीचे नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन कर्व। ठीक है, कर्व का शिफ्ट होना। तो एक्सपांशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है, ये सारी चीज हमने समझ ली बेस्ट तरीके से। आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो ना बेटा, तो ये थम्स उस पर दिखता है, लाइक जरूर करना। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस। मतलब सप्लाई इलास्टिसिटी क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम प्राइस में 1 यूनिट चेंज करते हैं तो क्या होता है, सप्लाई में भी 1 यूनिट से चेंजेस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। मतलब मैं यहां कह सकता हूं क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्लियर है? ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, जस्ट एन फार्मूला है। डिमांड के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा, इसको सेम फार्मूला है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो वहां मैंने डिटेल में बताया, वहां से आप डिटेल में देख लीजिएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। वहां पे मैंने प्राइस के साथ रिलेशन भी बताया, इनकम के साथ रिलेशन भी बताया और क्रॉस गुड्स के साथ भी रिलेशन बताया, तो वहां से आपको देख लेना है। क्लियर है?
तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको कैसे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, क्योंकि डिमांड वाले लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है। अब 2-3 चीजें आती है। डिग्री ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे आ जाते हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में सबसे पहले जो आता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिमांड के अंदर जो हमने पढ़ा था वही का वही सेम यहां पे भी है। परफेक्टली इनइलास्टिक बोल सेकेंड आ जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक फोर्थ आ जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। फोर्थ वन आ जाएगा कंप्लीटली इलास्टिक, और फिफ्थ वन आ जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। ये पांचों जो है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने पढ़ा है। सेम कर्व बनता है, कैसे कर्व बनता है, क्या डेफिनेशन है, फॉर्मूला क्या है, सब मैंने डिमांड के अंदर बताया है। वहीं से आपको अच्छे से कवर करना है। मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो परफेक्ट इलास्टिसिटी कब होती है, परफेक्टली इलास्टिसिटी होती है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो जाएगी, 0। रिलेटिव इलास्टिसिटी क्या होगी, जब इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। यूनिटरी क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है। अब यहां पे रिलेटिवली इलास्टिक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेटर देन 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। ये कर्व कैसा बनेगा, तो ध्यान रखना ये जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनता है। क्लियर है। जब रिलेटिवली इलास्टिक होता है P2 तो क्या होता है हमारा कर्व, वर्टिकली बनता है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। और जब परफेक्टली इलास्टिक होता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है। रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है जब कर्व कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ, ऐसा हम बोल सकते हैं। और कंप्लीटली इलास्टिक कैसा होता है, जब कर्व थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, स्टिप होता है। और यूनिटरी कब होता है, जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है। तो ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझने के लिए डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लीजिएगा। वहां पे इन कर्व के बारे में मैंने डिटेल में बताया कि 0 कब आएगा, लेस देन ग्रेटर देन 1 कब आएगा, लेस देन 1 कब आएगा, इनफाइनाइट कब आएगा, और 1 कब आता है। ये फार्मूले के साथ मैंने बताया है और इसकी डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया था कि कब कर्व कैसा रहेगा, कब कर्व कैसा रहेगा। ठीक है। ये फ्लैटर, रिलेटिव इलास्टिक में एकदम फ्लैट जैसा देखा ना, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैट है। और यहाँ पे स्टीपर मतलब बिल्कुल खड़ा सा दिख रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सा लीनियर हो गया। क्लियर है। तो ध्यान रखना ये क्या होता है, वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। ये क्या है, फ्लैटर है। ये क्या है, स्टीपर है, स्टीप है एकदम। और ये क्या है, लीनियर है। इसका हम बोल सकते हैं। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा डिमांड वाले लेक्चर में, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां से देख लीजिएगा। सप्लाई की जितनी भी सारी चीजें थी सब हमने कंप्लीट कर ली एक ही लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है, मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग ले लूं। अब यहां पे मैं कुछ चीज आपको बता दूं, आपके जो टेस्ट है, टेस्ट फर्स्ट जो है जीआरएफ का, वो हमने हमारे जो एपीओसी जीआरएफ सोशल साइंस का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल वहां पे डाल दिया है, वहां पे लिंक दे दिए, वहां से आप ले सकते हो। सेकंड टेस्ट भी हम यही टेलीग्राम पे देंगे। थर्ड टोटल आपको कितने देंगे, टोटल टेस्ट जो देंगे आपको 5 टेस्ट देंगे। टोटल टेस्ट कितने देंगे, टोटल टेस्ट आपको हम 5 टेस्ट देंगे, और सारे टेलीग्राम पे आपको लिंक आ जाएगी, वहां से आपको मिलना। टोटल वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, पर क्वेश्चन 4 है, मतलब 480 का आपका पेपर रहेगा एज पर दी एग्जाम पैटर्न। जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न पे हमने डिजाइन किया है। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है एपीओसी जीआरएफ सोशल साइंस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे हमने टेस्ट 1 तो ऐड कर दिया है। हम टोटल आपको 5 टेस्ट देंगे, जैसे भी अल्टरनेट डेज है एग्जाम के पहले तक सारे टेस्ट आपको दे देंगे। और जैसे मैंने बोला था कि आपको टोटल 30 क्लासेस दूंगा,
तो 7 क्लासेस हमारी हो गई है। बाकी की जो क्लासेस है आपकी, जो भी है 23 क्लासेस, वो सारी हमें कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे एक दिन में 2 क्लासेस लो, 3 क्लासेस लो, 4 क्लासेस लो, सब कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।